रिसेंटली एक ट्वीट डाला जिसमें उन्होंने दोहा कतर में इंडियन रुपीस देकर शॉपिंग और डिनर की। आज लेजिट इंडियन रुपीस अमेरिकन डॉलर्स को ग्लोबली रिप्लेस करने की रेस में शामिल हो चुका है। इन 18 कंट्रीज ने INR में ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है। ऑफ कोर्स उनमें से एक है रशिया, जिसके साथ अकेले ही ट्रेड करके इंडिया ने पूरे $30 बिलियन अपने बचाए। दिस इज फिनोमिनल विक्ट्री फॉर इंडिया। इसे देखकर और 35 कंट्रीज ने भी इस मैकेनिज्म में ऐड होने का अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दिया है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और रीसेंट वॉर क्राइसिस सिचुएशन में या कोई भी वॉर क्राइसिस में किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए यूएसए अक्सर अपनी करेंसी को एज अ वेपन यूज करता है। अब ऐसे सिचुएशन में ना यूएस की स्ट्रैटेजी को समझकर इंडियन रुपी एक ग्लोबल इमर्जिंग करेंसी बनकर उभर आया है, जिसने सिर्फ रशिया के साथ INR में ट्रेड करके ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व सेव किया। अब ये भारत के लिए वो टर्निंग पॉइंट था जिसने रुपी को अपना पहला ग्लोबल एक्सेप्टेंस और एक नई पहचान दे दी। काइंड ऑफ लाइक अ स्टेप टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन जो आज बहुत सारी कंट्रीज चाहती है। अब इसी चीज का इनिशिएटिव यूरोप की एक मेजर कंट्री फ्रांस भी ले रही है। ब्रिक्स कंट्रीज ऑफ कोर्स उन्होंने भी अपने इस एम्बिशन को फॉलो करके खुद की एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन ले लिया है। ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया भी अब एक ऑप्शनल करेंसी की तलाश में है और शायद इसीलिए 41 इयर्स में पहली बार चाइना के साथ ऑयल ट्रेड करने उसने पेट्रो डॉलर यानी पेट्रोलियम बेचकर कमाए US डॉलर्स को स्क्रैप करके युआन में ट्रेड किया है। इसी स्टैंड को मेंटेन करते हुए भी सऊदी अब इंडिया से भी ऑयल ट्रेड रुपीस में ही करने वाला है, जिससे INR का ग्रोथ और स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस सब की वजह से US डॉलर का यूज डे बाय डे कम हो रहा है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस में अमेरिका खुद भी उतना ही जिम्मेदार है। आपको नहीं लगता? रशिया, जिसे यूएस ने यूक्रेन वॉर के कारण स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था, इससे दुनिया के 4th लार्जेस्ट डॉलर रिजर्व्स, सारे रशियन रिजर्व्स फ्रीज यानी कि वैल्यूलेस हो गए। इन सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए रशिया ने अपने एलाइज ईरान और चाइना के साथ डॉलर को बाईपास करके दूसरे करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर दिया, मेकिंग देम मोर वैल्यूएबल। ईरान और रशिया ने तो यहां तक अब ट्रेड के लिए क्रिप्टो करेंसीज का यूज तक शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने स्टेबल कॉइन नाम का एक गोल्ड बैक क्रिप्टो इंट्रोड्यूस किया और इसे ईरान ने $10 मिलियन वर्थ के नए ऑर्डर्स दिए। यूएसए के साइड से अगर देखें तो बात कुछ ऐसी है कि यूएसए के मेजर बैंक्स कई टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स को गुडविल के बेस पर लोन देते हैं और यही रीजन था सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर का भी, जिसने ऐसे 10,000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था जो आगे चलकर कंप्लीटली फेल हो गए। और ऐसे कई इंसिडेंट्स का रिपल इफेक्ट यूएसए ट्रेजरी पर यूं पड़ा कि 25 सालों में उनके फॉरेन रिजर्व्स सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ड्रॉप हुए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स की वजह से डॉलर जो 1990 में ग्लोबल मार्केट का 80% शेयर होल्ड करता था, वहीं आज 2022 में ड्रॉप होकर 59% पर गिर चुका है। इस सिचुएशन को प्रॉफिटेबली लेवरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्टेप्स लिए। पहला तो एक नया रुपी ट्रेड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया, जिसके तहत दुनिया के सभी कंट्रीज अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक में खोलकर जुड़ सकते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है बेसिकली, जो बाहर के देशों की बैंकें इंडियन बैंक्स में खोलती है और इसमें फॉरेन ट्रेडर्स अपने पेमेंट्स ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। इस सिस्टम के बारे में मैंने एक्सट्रीमली डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप इससे पहले या इस वीडियो के बाद भी आराम से देख सकते हैं। दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने रुपीस का इंटरनेशनल यूज बढ़ाने के लिए एसेट्स की तौर पर मसाला बॉन्ड्स को एलोकेट किया। अब जनरली बॉन्ड्स ना फॉरेन मार्केट में डॉलर्स में ट्रेड होते हैं, मगर वहीं पर ये मसाला बॉन्ड्स पहले हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस में ट्रेड हो रहे हैं और शायद इसीलिए इसका नाम भी मसाला एक इंडिक नेम दिया गया है। ये स्टेप्स काफी सक्सेसफुल है क्योंकि आज आरबीआई के एफर्ट्स से रुपी साउथ एशियन रिजर्व करेंसी जैसे काफी पॉपुलर हो रहा है। रुपी का रोल इतना बढ़ चुका है कि वो अब ऐसे ट्रेड में भी यूज होने लगा है जहां पर इंडिया खुद शामिल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ हेवी डॉलर शॉर्टेज फेसिंग श्रीलंका, अब वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए इंडियन रुपीस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे हमारी करेंसी पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करके हमारी वैल्यू को और देश के ग्लोबल डोमिनेंस को काफी बढ़ाएगी। अब गवर्नमेंट सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपीआई सिस्टम्स को 13 कंट्रीज में लॉन्च किया। बेसिकली यूपीआई सिस्टम किसी भी ट्रांसफर्ड मनी को उन कंट्रीज के करेंसी कन्वर्टिंग कंपनी के थ्रू पे करती है, जिससे लोगों को ऐसा फायदा होगा कि वो दूसरे देशों में जाकर करेंसी एक्सचेंज के झंझट के बिना फ्रीली ट्रैवल कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि सिचुएशन इंडियन रुपी के लिए काफी बेहतर हो रही है। मगर
इंडियन करेंसी का ग्लोबल डोमिनेंस कोई नई बात नहीं है। आई डोंट थिंक काफी लोग ये जानते होंगे, बट 1960s में इंडियन रुपीस एक या दो नहीं 20 से भी ज्यादा कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी थी। इंडियन करेंसी इतने लार्ज स्केल पर यूज होती थी कि लीगल टेंडर से लेकर पैसों से पेट्रोल खरीदने में भी रुपीस यूज होता था, जिसके कारण इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। गल्फ में इंडिया इकोनॉमिक पावर होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को गल्फ रुपीस का भी नाम दिया था, और ये करेंसी नोट्स कंट्रीज को आरबीआई के साथ गोल्ड एक्सचेंज करने पर प्रोवाइड किए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 60s के दशक में यूएई और बाकी कंट्रीज में चलने वाले इंडियन नोट्स। इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने करेंसी का रीच सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए सीमित नहीं रखा। साउथ एशियन कंट्रीज से जो भी मुस्लिम्स हज के लिए सऊदी अरेबिया जाते थे, उनके लिए भी ये स्पेशल नोट्स अवेलेबल थे, और ये उसी दौर की बात है जब रुपीस का कंपैरिजन डॉलर के साथ ऑलमोस्ट इक्वल था। अब शायद करंट इंडियन गवर्नमेंट उस एरा को वापस लाने की कोशिश कर रही है, और इस अप्रोच की शुरुआत हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो भी चुकी है, और ये इसीलिए क्योंकि साउथ एशिया के मोस्ट कंट्रीज अब डॉलर क्राइसिस से गुजर रहे हैं, और इंडियन रुपीस का इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लुएंस उनके लिए एक बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि वो अब से अपने फॉरेन रिजर्व्स आईएनआर में पे कर सकते हैं। और आज साउथ एशिया में रुपीस वाइडली यूज भी हो रहा है, और इसीलिए इसे साउथ एशिया की रिजर्व करेंसी बुलाया जा रहा है। श्रीलंका के हेड ऑफ कॉमर्स ने खुद ये कहा है कि रुपीस में ट्रेड करने से उनका 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच रहा है, और डेली ट्रेड सेटलमेंट की वजह से वो पर ट्रांजैक्शन 30 से 35 डॉलर बचा पा रहे हैं। इस एडवांटेज को देखते ही अब बाकी के कंट्रीज भी इस मैकेनिज्म का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें से 35 से ज्यादा कंट्रीज ने अब आरबीआई के पास वॉस्ट्रो अकाउंट की ओपनिंग के लिए अप्रूवल प्रोसेसेस चालू करवा दिए। लेकिन इस प्रोसेस से सिर्फ देश का ही अच्छा नहीं हो रहा, छोटे लेवल के ट्रेडर्स को भी काफी फायदा मिल रहा है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। तो देखो, ऐसा है ना, 1 करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट करने पर ट्रेडर्स को डॉलर्स में सामने वाले को पे करने के लिए 2% कन्वर्जन रेट देना पड़ता था, यानी 2 लाख रुपए ऐसे ही चले जाते थे। बट अगर पेमेंट के वक्त यूएस डॉलर्स का वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ तो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन उसमें और वैल्यू ऐड कर देता था, मतलब ट्रेडर्स के lakhs of rupees बस इन्हीं वजहों से चले जाते थे। बट क्योंकि अब कई कंट्रीज के साथ ट्रेड आईएनआर में होगा, ट्रेडर्स के काफी पैसे बचेंगे। साथ में हमारे करेंसी में ट्रेड करने पर उन्हें एडवांस पेमेंट रिसीव करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो पहले यूएसडी में अवेलेबल ही नहीं था। इन सभी एडवांटेजेस से ट्रेडर्स और एक्सपोर्ट बिजनेसेस को मॉनेटरी लेवल पर काफी बड़ा फायदा होगा, और साथ ही कॉस्ट रिडक्शन की वजह से दुनिया भर में इंडियन बिजनेसेस और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनने लग जाएंगे। इस सब से इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट है वो फिल अप हो जाएगा, क्योंकि इंडियन रुपीस डॉलर को रिप्लेस करके फ्लक्चुएशन से बचेगा, और इससे इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल कर पाएगा, एंड हेंस आगे से यूएसडी पर लगने वाले कोई भी फेडरल लॉ से ट्रेडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये फायदे सिर्फ ट्रेडर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए भी रूपी अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रूपी की बढ़ती डिमांड से प्रॉफिट दिलाकर। यही रूपी जो 1999 में वर्ल्ड ट्रेड शेयर का 0.2% ही सिर्फ होल्ड करता था, आज वही बढ़कर 1.6% पर पहुंच चुका है, और यहां से ये बस बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि ट्रैजेक्टरी सेट है बॉस, और इससे आने वाले टाइम में इंडिया का रीजनल डोमिनेंस साफ नजर आने लगेगा। अब इस ग्रोथ प्रेडिक्शन को बैक करने के लिए फेमस इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी ने आईएनआर को लेकर यह कहा कि अब रुपी के राइज की वजह से आगे जाकर डॉलर का ग्लोबल शेयर 60% से 20% होने के चांसेस काफी हाई हो गए। उनके हिसाब से इंडिया जिस ग्रोथ रेट पर आज बढ़ रही है आगे, उससे नेक्स्ट डेकेड में इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर 15% से 20% तक होगा। सो यस, इंडिया का करंट सिचुएशन देखकर इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। मगर वहीं पर दूसरी तरफ हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टीज कुछ ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जारी रखने के लिए, जो मेरे ओपिनियन में इतनी बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इससे जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। बट फ्रेंड्स, यहां पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वक्त में जहां पर इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं और बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, तो इस वक्त में नेशनलिज्म की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर हम अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं करें और डेवलपमेंट में खुद अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाए तो कैसे चलेगा। यू नो, काइंड ऑफ लाइक अगर आप स्टेडियम में इंडिया का मैच देखने जाते हो तो आप इंडियन प्लेयर्स के लिए सपोर्ट नहीं करते हो क्या? और इससे मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेयर्स ने एग्री किया है, उनका हौसला और उनका परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमारा सपोर्ट हमारे नेशनलिस्ट इंटेंशंस एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। एनीवे, टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड, क्या आपको पता है इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, जो कि हमेशा से कंजेस्टेड और क्राउडेड रहा था, ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहां पर सबसे ज्यादा थी, यहां पर एक नया मैसिव कोस्टल रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किया है। इसे देखना मत भूलना।